डॉक्टर पे लेके गई यहाँ उसने, मतलब इमोशनली भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ऐसे भी। तो अगर मैं फॉर्म से नहीं मिलता, अगर मैं वापस नहीं आता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि इसने मुझे इतना सपोर्ट किया। डिप्रेशन बहुत गया पहले दोस्तों, मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है कमल रावत और मैं इंडिया उत्तराखंड से हूँ। ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है फोम और ये वियतनाम से है। तो दोस्तों आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो हम कैसे मिले, ये स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो थोड़ा सा लंबी होएगी क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है और किस चीज़ से कैसे हमने स्ट्रगल करके, मतलब क्या किन फेसेस से हम गुजरे, इन सब चीज़ों को मैं आज आपके सामने रखूँगा, बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों हम मिले थे 3 साल पहले। तो ये स्टोरी इंडिया से शुरू होती है और उस टाइम पे जब मैं फोम से मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डिप्रेशन में था और कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला, कैसे हमारी शादी हुई, सब बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो 2019 में मैं वियतनाम में आया था। 2019 से पहले मैं इंडिया में था। तो इंडिया में मेरा एक सेंटर था, तो वो मैंने सेंटर किसी कारणवश मैंने क्लोज़ कर दिया था और मैं जॉब के चक्कर में मतलब भटक रहा था। जॉब नहीं थी, वैसे ही परेशान था मैं। तो ऐसे में ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। जब मेरे पास जॉब नहीं थी उसी टाइम पे मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में पापा का एक हाथ टूट गया था और आँखें थोड़ा ख़राब हो गई थी और 3-4 महीने पापा हॉस्पिटल में रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सारा खर्चा, जितने भी मेरी सेविंग थी, वो सारा पापा के इलाज पे लग गए, मेरे पिताजी के इलाज पे लग गए। और वैसे ही नौकरी नहीं थी, पापा का एक्सीडेंट अलग हो गया था, तो उस चीज़ से ना मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। और एक दिन मेरे को कॉल आता है कि मतलब वियतनाम में कोई जॉब है एक लड़के का, वो मेरा दोस्त ही था, जानने वाला था। वो लड़का कहता है कि आपके लिए जॉब है। तो मैं उस जॉब के लिए राज़ी हो गया। 30,000 पर मंथ की जॉब थी वो। तो मैं आ गया, वियतनाम में आ गया, लेकिन मैं डिप्रेशन में था, मेरे को पता नहीं था। तो मैं उसके बाद फोम से कैसे मिला, ये फोम वहाँ पे जिस योगा सेंटर में मैं काम करता था उसमें फोम रिसेप्शन थी, एज ए रिसेप्शन वहाँ पे काम करती थी। तो हाँ, लगभग मैंने 3 महीने वहाँ पे उस सेंटर में जॉब किया। 3 महीने बाद मैं वापस इंडिया चला गया। वो मैं बताऊँगा कि क्यों मैं वापस इंडिया चला गया था। तो जॉब शुरू हुई। उस टाइम में मैं किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा, क्योंकि मेरी इतना परेशान था कि मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली वो डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, पर वो मुझे पता नहीं था। तो फोम से मैंने ऐसे नंबर ले लिया था, क्योंकि क्लासेस वगैरह का काम होता है, कि रिसेप्शन थी वहाँ पे। तो मैंने ऐसे नंबर ले लिया था फोम से। नंबर लेने के बाद मैं फोम से बात नहीं करता था, लेकिन ऐसे ही हम दोस्त बन गए, ऐसे ही बात होगी तो दोस्त बन गए हम। तो उसके चलते चलते मतलब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था फोम के लिए, मतलब प्यार वाला या फिर गर्लफ्रेंड बनाने का, बिल्कुल ही मेरे मन में ऐसा नहीं था। फोम के मन में था, वो मुझे लाइक करती थी उस टाइम पर, मेरे को नहीं पता था। तो मैं 1 महीने बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। और डिप्रेशन की पहली स्टेज थी, तो मेरे को पता नहीं था। फिर घर वालों को फ़ोन किया, मैंने घर वालों को बताया, तो सब ने कहा कि वापस आ जा। तो मैंने फ़ोम को बताया कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने फ़ोम को बताया, फ़ोम का उदास हो गई और वो रोने लगी। तो मुझे पता चला कि फ़ोम मुझसे प्यार करने लगी थी और उसके मन में मतलब मेरे लिए फीलिंग्स थी। तो फिर मैंने कहा यार, मैं तो ऐसे सिचुएशन में हूँ, मेरे को तो डिप्रेशन हो गया। मतलब मेरे को नहीं पता था तब तक कि मुझे डिप्रेशन हो गया, पर मैंने इससे ये बताया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को घर जाना है। तो 1 ही महीना हुआ था शायद मुझे यहाँ पे वियतनाम में। तो फिर मैं 2 महीने और रुका और 2 महीने में फ़ोम से और ज़्यादा मुलाकातें बढ़ी। फिर फ़ोम ने मेरे लिए यहाँ पे एक जॉब के लिए भी बात की थी, जो जॉब मैं अभी करता हूँ, एक सेंटर ढूंढा था फ़ोम ने। तो पर मेरा आने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ये फ़ोम रोने लगी और फिर इसने मतलब कहा कि मतलब मेरे मन में ऐसा है, मैं तुम मतलब आई लव यू, उसने बोल दिया वो। तो मुझे, पर मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी उस टाइम पे। आई हैड नो फीलिंग्स फॉर यू दैट टाइम। आई नो। तो मैं चला गया वापस इंडिया। और वापस इंडिया जाने के बाद मेरा मन नहीं था वापस आने का, लेकिन फ़ोम से मेरी बात होती रहती थी फ़ोन पे, फेसबुक पे और ज़ालो पे। ज़ालो यहाँ की ऐप है, व्हाट्सअप नहीं चलता है यहाँ पे। तो ज़ालो पे मेरी बात होती रहती थी फ़ोम से।
तो मेरा उस टाइम पे प्लान था चाइना जाने का, लेकिन मैं वो डिप्रेशन मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं घबराने लग गया, सबसे डरने लग गया। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स सारे बंद कर दिए और मैं किससे सबसे बात करना मैंने बंद कर दिया। लेकिन मेरी बात होती रहती थी फ़ोन से, तो फ़ोन मतलब बहुत परेशान रहने लगी। वो मेरे को रोज़ कॉल करती थी और वापस आने के लिए मेरे को मनाती रहती थी। फिर पर वो बात, वो कहते हैं ना दोस्तों, जब मुसीबत आती है, भगवान मुसीबत में डालता है किसी को तो उसके साथ सोल्यूशन भी दे देता है। तो अगर मैं फ़ोन से नहीं मिलता, अगर मैं वापस नहीं आता, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि इसने मुझे इतना सपोर्ट किया डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। और ज़िंदगी मतलब उस दौरान जब जैसे मतलब उस चीज़ों से मैं गुजरा, मेरे साथ सिर्फ एक ही इंसान था, वो थी फ़ोन, जो मुझे समझती थी। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी नहीं समझते थे। सब लोग यही कहते थे कि यार डिप्रेशन में मतलब सोचो ही नहीं, डिप्रेशन, मैंने पता ही नहीं कि डिप्रेशन होता क्या है, ये बहुत यूनिक बीमारी है। डिप्रेशन उसी बंदे को पता होता है जो उन चीज़ों से गुजर रहा होता है। तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने वियतनाम आ गया मैं। तो वियतनाम में फ़ोन ने सारा अरेंजमेंट करा हुआ था, जैसे मतलब उसने पूरा अपना यहाँ मेरे लिए कमरा भी ढूंढ रखा था, और गाड़ी भी फ़ोन ने अपनी गाड़ी मेरे को दे दी थी, क्योंकि जॉब पे जाने के लिए ना, योगा जाने के लिए इसने मेरे को गाड़ी दे दी थी अपनी। तो ऐसे ही मतलब मैं, उसके बाद फ़ोन मेरे को हर डॉक्टर पे लेके गई यहाँ। इसने मतलब इमोशनली भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ऐसे भी तो हर एक डॉक्टर पे फ़ोन मेरे को लेके गई यहाँ पे। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल गए, पर डॉक्टर वही कहते थे कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन दवाई से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसे दर्द में जीना नहीं चाहता था दोस्तों। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, और मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब ख़त्म करना चाहता था ये सब कुछ। तो मैंने फ़ोन को बताया, 6-7 महीने हो गए थे हमें रिलेशनशिप में उस टाइम पे। तो एक दिन मैंने फ़ोन को बताया कि यार नहीं हो पाएगा, मैं अपने नहीं कर सकता हूँ, मतलब मेरे को छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, हमारा कुछ फ्यूचर भी नहीं है। क्योंकि मेरे मन में ऐसे, देखो दोस्तों, जब डिप्रेशन जब होता है ना, तो इंसान के मन में ऐसी बात आ जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो जीना नहीं चाहता है। ऐसे एक्सट्रीम पेन में कोई नहीं जी सकता, और डॉक्टर भी आपको होप नहीं दे रहे, डॉक्टर कह रहे कि नहीं, ये कभी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई इमोशनल सपोर्ट करने वाला है, वो आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं समझते थे, दोस्त भी नहीं समझते थे, उन्हें पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन और सैडनेस बहुत डिफरेंट चीज़ है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो डिप्रेशन नहीं होता एक्चुअली, वो सैडनेस होते, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते। लेकिन डिप्रेशन में आदमी ज़िंदगी नहीं जी सकता, वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, यही होता है डिप्रेशन में। तो मैं जॉब कर ही रहा था, योगा क्लासेस में ले ही रहा था, और फिर मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि नहीं, अब नहीं कर सकता हूँ मैं, मतलब ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ। तो मेरे मन में बात आई यार कि नहीं, अब मैंने ख़त्म कर देता हूँ सब। ऐसा इतना ज़्यादा दर्द में था मैं। तो फ़ोम उस दिन बहुत रोई, हमारी बहुत ज़्यादा बात हुई, और मैं भी रोया साथ में, और ये भी रोई। उसने कहा कि नहीं, कुछ भी होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और लास्ट तक साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे, और हम दोनों साथ कोशिश करेंगे। मेरे साथ मतलब वो डिप्रेशन सिर्फ मुझे नहीं हुआ, वो डिप्रेशन फ़ोम को भी हुआ, क्योंकि एक एक पल और एक एक सेकंड फ़ोम ने मेरे साथ वो डिप्रेशन, वो ज़िंदगी जी है। तो अभी मैं कह रहा हूँ तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल कुछ हुआ ही नहीं होगा। लेकिन जब मैं था डिप्रेशन वाली फेज़ से गुजर रहा था मैं, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन फेज़, इट वाज लाइक यू नो, मैं बयां नहीं कर सकता दोस्तों, आपके सामने शब्दों में बयां नहीं कर सकता वो दर्द को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं ऐसे डिप्रेशन में था, लेकिन फ़ोम के सपोर्ट की वजह से, और देखो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला मैं वो चीज़ बता देता हूँ मैं, इसके सपोर्ट की वजह से पहले मैं, और हाँ दूसरा भगवत गीता पढ़ने से। क्योंकि मैंने, जब मुझे लगा कि या तो ज़िंदगी जीने का अब 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, या फिर जैसे चल रही है वैसे चलने दो, या फिर इससे बाहर निकल के जियो। तो वैसे तो कोई भी इंसान नहीं जी सकता है उतने दर्द में ज़िंदगी। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे सोचना बंद किया, और अपने आप को पॉजिटिव, फ़ोम ने मेरे को टिप्स दी, उसने बताया मेरे को कि ऐसे कर, मतलब फ़ोम मेरे को सपोर्ट करती थी कि ये जो तू सोच रहा है ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है, ऐसा रियल में नहीं है। मेरे को बहुत डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगा, या फिर मेरा कोई रिश्तेदार मर जाएगा। मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता, मतलब मुझे खोने से बहुत डर लगता था। तो फ़ोम ने वो सपोर्ट किया मुझे इमोशनली कि नहीं, उसने मेरे को अफर्मेशन दी कि ये जो तू सोच रहा है ये सब इमेजिनरी थॉट्स हैं, ये रियल में नहीं है। तो हर दिन वो मुझे ऐसा बताती रहती थी, हर सेकंड
और अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ फ़ोम ने मेरे लिए यहाँ पे अपार्टमेंट कर रखा था, एक रूम ढूंढ रखा था। तो फ़ोम ने वो अपार्टमेंट वहाँ से उसने जब देखा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो फ़ोम ने मेरे को अपने घर पे लाई। यहाँ पे उसने उसकी घर फैमिली ने सपोर्ट किया मेरे को। उस टाइम पे हमारा शादी वादी का कोई सीन नहीं था, तो फ़ोम ने मेरे को सपोर्ट किया, घर पे ले आई। फिर मैं इसके साथ रहने लग गया घर पे, तो घर में इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया। तो वो डिप्रेशन मेरा धीरे धीरे कम होने लग गया। दवाइयाँ मैं खा ही रहा था। भगवद गीता पहले दोस्तों मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, मतलब ये चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता था। मेरे को लगता था भगवान कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास एक भगवद गीता थी जो कि मैं साथ में रखता था, पढ़ता कभी नहीं था। वो मेरे जब मैं MA योगा कर रहा था तो कोर्स में मिली थी मेरे को। देखो भगवान ने शायद वो पहले से ही बना रखा था, तो वो भगवद गीता मेरे पास ही थी। तो एक दिन मैं बैग खोल रहा था और भगवद गीता निकल गई मेरे हाथ से। तो मैंने वो भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में से पढ़ी नहीं जाती थी, लेकिन धीरे 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 करके मैंने पढ़ना शुरू किया। भगवद गीता से मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली, मैं क्या बताऊँ, मेरे को रोना आ रहा है लिटरली अभी, कि भगवद गीता ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी दोस्तों एक्चुअली मेरे को। तो मैंने पूरी भगवद गीता पढ़ी और तब जाके मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, मैं क्योर होने लग गया। मेडिटेशन वगैरह किया और फ़ोम का इमोशनल सपोर्ट भी था मेरे साथ, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्योर होने लग गया। तो अभी तक सिर्फ मेरी फैमिली को पता था, क्योंकि मैंने फैमिली को बताया था कि मैं एक लड़के से मतलब ऐसा ऐसा है। फिर फैमिली ने भी कुछ नहीं बोला, फ़ोम की फैमिली भी मान गई और मेरी फैमिली भी मान गई ईजीली, क्योंकि वो भगवान ने, कहते हैं ना दोस्तों, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। तो भगवान ने वो जोड़ी पहले से ही बना रखी थी। तो फ़ोम की फैमिली भी मान गई और मेरी फैमिली भी मान गई। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीने बाद शायद मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। और मैं आया था यहाँ पे नवंबर में आया था, फिर मैं जनवरी में वापस इंडिया चला गया था। फिर मैं फरवरी में आया था और नवंबर में अगेन हमने प्री वेडिंग के लिए शूट जो होता है वो शूट किया, और 6 महीने में शायद। और फिर मैंने वो जो पिक्चर्स थी वो अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दी। 6 महीने बाद अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया था मैंने। तो मुझे बहुत डर लग रहा था वो पिक्चर शेयर करने में, पर वो शेयर किया मैं। थोड़ा लोगों ने बातें बनाई, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई, बोला भी उल्टा सीधा, एक्सेप्ट नहीं किया। पर वो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उन सब चीज़ों से, नहीं पड़ता है। सिर्फ घर वाले मम्मी पापा की मेरे को मतलब हाँ चाहिए थी, वो उनकी हाँ पहले से ही थी मेरी बहनों की। बाकी लोगों ने जो जो बातें बनाई वो तो बनाई। पर मुझे लगता है कि फ़ोम अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं किसी लड़की के साथ नहीं एडजस्ट कर पाता। तो वो जोड़ी भगवान ने पहले ही बना दी थी। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैं जन्म लूँ फ़ोम ही मेरी लाइफ में आए। अगर फ़ोम नहीं होती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता दोस्तों। तो उसके बाद 6 महीने नवंबर में, फिर मार्च 2021 में हमारी शादी हुई। 1 साल पहले, अभी हमारी एनिवर्सरी थी, अभी कुछ दिन पहले 28 मार्च को हमारी शादी हुई थी। और शादी में कोरोना हो गया था तो घर वाले नहीं आ पाए, लेकिन सबकी मतलब रजामंदी थी, घर वाले मम्मी पापा और सबकी। बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो कहानी इतनी दर्दनाक है। जो मैंने मतलब टाइम फेस किया है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था दोस्तों। उस चीज़ को आज बताते हुए भी मेरे को डर लगता है, क्योंकि जब इंसान मौत के करीब होता है और कोई कुछ रास्ता नहीं सामने आता है, तब अगर आपको ऐसी लाइफ अगर आप जीते हो तो उसे याद करने में भी डर लगता है। तो अभी वो मैंने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट कर दिया था, वो चीज़ अभी भी मेरे मन में रहती है कि नहीं यार, मैं किससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को इतना डर लगता है लोगों से बात करने में। और अगर मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकलूँगा कभी, तो फ़ोम ने मेरे को बताया कि यार अगर तू ये सब ऐसे डरता रहेगा लाइफ में तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये ब्लॉगिंग इसीलिए स्टार्ट किया था कि आगे मैं अपने आप को क्योर कर पाऊँ। और अभी भी मुझे डिप्रेशन होता है कभी कभी, पर धीरे धीरे करके मैं निकल रहा हूँ उस चीज़ से बाहर। 90-95% मैं इस चीज़ से बाहर निकल चुका हूँ और होप की ज़िंदगी में निकल जाऊँ मैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी को फेस कर रहे होंगे। तो ज़िंदगी में कभी भी दोस्तों हार नहीं मानना है, और जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो लोग आपको समझते हैं उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच्चे लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं यार, नहीं मिलते ज़्यादातर सच्चे लोग। सब लोग ऐसे ही मिलते हैं, धोखा देते हैं या फिर अपने भी धोखा दे देते हैं। तो ऐसे में कोई इंसान अगर आपका मदद करे तो वही सच्चा दोस्त है, सच्चा लाइफ पार्टनर है। तो ये थी दोस्तों हमारी कहानी। मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी बता दी शायद, फास्ट। ये थी हमारी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।